अगर मैं कहूँ कि वो जो हमारा पारंपरिक भारतीय छात्र होता था ना, जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर सिर्फ आर्ट्स के एक संकरे से रास्ते पे चलता था। हाँ, वो एक ही लकीर पीटने वाली बात। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ कि वो छात्र अब आधिकारिक तौर पर इतिहास बन चुका है, तो क्या ये मानना आसान होगा? शायद एकदम से तो नहीं। हाँ ना, लेकिन आज 24 अप्रैल 2026 है और आज CUET पोस्ट ग्रेजुएट यानी CUET PG 2026 के जो नतीजे आए हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से तोड़ रही हैं। एकदम सही कह रही हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस डेटा संचालित रिपोर्ट के पन्ने पलट रहे हैं, वो किसी म्यूटेशन या कह लीजिए भारत के एक नए अकादमिक DNA के बनने की कहानी है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4 लाख छात्रों के पास या फेल होने की कोई साधारण लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट एक तरह से देश के युवाओं के दिमाग का एक्सरे है। एक्सरे? हाँ, ये आंकड़े असल में भविष्य के संकेत हैं। जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र से गहराई से जुड़े हैं या जो बस हमारे देश के बदलते सामाजिक परिदृश्य को समझना चाहते हैं, सुनने वालों के लिए आज की चर्चा इस बात का सीधा जवाब है कि आज की पीढ़ी वास्तव में दुनिया को किस नजरिए से देख रही है। मतलब वे खुद को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं। एकदम सटीक बात। तो फिर इसी एक्सरे रिपोर्ट से शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो पैमाना या कह लीजिए जो स्केल है ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब 6 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच पूरे 25 दिन तक 50 शिफ्ट्स में ये परीक्षा चली। ओह, और वो भी पूरे देश में? हाँ, इसे कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में करवाया गया। 1557 अलग-अलग विषयों के लिए 198 विश्वविद्यालयों ने इसमें हिस्सा लिया। ये किसी विशाल राष्ट्रीय संगीत महोत्सव या किसी महाकुंभ से कम नहीं लगता। महाकुंभ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। जहां 157 अलग-अलग मंच हैं और ये 25 दिनों तक चल रहा है ना? लेकिन जो आंकड़ा मुझे इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा खटक रहा है, वो ये है कि परीक्षा के लिए कुल पंजीकृत अद्वितीय उम्मीदवार यानी जो यूनिक कैंडिडेट्स थे, वो 4,11,000 के करीब थे। जी हाँ। लेकिन जब हम विषयवार परीक्षाओं का कुल पंजीकरण देखते हैं, तो वो 7,14,000 को पार कर जाता है। मतलब ये गणित कैसे काम कर रहा है? यही तो इस डेटा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। अच्छा। हाँ, देखिए, अगर हम 7 लाख से अधिक विषयवार परीक्षाओं को उन 4 लाख से अधिक छात्रों में बांट दें, तो औसतन हर छात्र लगभग 1.7 विषयों की परीक्षा दे रहा है। ओके, मतलब एक से ज्यादा? बिल्कुल। साधारण शब्दों में कहें तो छात्र अब केवल एक विषय का पेपर देके घर नहीं बैठ रहे हैं। वे एक साथ कई विषयों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हाँ। ये छात्रों के बहुविषयक दृष्टिकोण यानी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की ओर एक बहुत स्पष्ट और बहुत बड़ा झुकाव है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा संदेह है। बताइए। क्या ये वाकई में कोई महान बहुविषयक सोच या विजन है, या फिर ये सिर्फ एक डर है? डर? किस बात का डर? मेरा मतलब है, क्या छात्र सच में इतने विजनरी हो गए हैं, या वे बस आज के जॉब मार्केट से इतने डरे हुए हैं कि वे हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं, जैसे वे बस हेजिंग कर रहे हैं कि चलो कहीं तो एडमिशन मिल ही जाए। ये बहुत ही जायज़ और गहरा सवाल है। देखिए, इसमें रोजगार की अनिश्चितता का थोड़ा असर जरूर है। इसे हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। वही तो। लेकिन अगर हम तंत्र की गहराई में जाएं, तो ये सिर्फ बैकअप प्लान नहीं है। पहले की व्यवस्था में क्या होता था? क्या होता था? अगर किसी छात्र ने भौतिक विज्ञान पढ़ा है, तो सिस्टम उसे कंप्यूटर साइंस या इतिहास का पेपर देने ही नहीं देता था। वो एक ही खांचे में बंद था। हाँ, ये तो है। अब नई शिक्षा नीतियों ने दरवाजे खोल दिए हैं और छात्र उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि आज के समय में सिर्फ एक स्किल के सहारे दुनिया में नहीं टिका जा सकता। मतलब उन्हें मल्टीपल स्किल्स चाहिए। बिल्कुल। एक छात्र जो अर्थशास्त्र पढ़ रहा है, वो डेटा एनालिटिक्स भी समझना चाहता है। तो ये डर से ज्यादा एक बदलती हुई डिजिटल दुनिया के प्रति उनका अनुकूलन है। अच्छा, यानी वे जानबूझकर अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं। जी। और आपने जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड का जिक्र किया था, मुझे लगता है इस तकनीक ने भी इसे संभव बनाया है।
मतलब इतने बड़े स्तर पर 25 दिनों तक कंप्यूटर पर परीक्षा लेना, ये दिखाता है कि कैसे हमने कागज कलम वाले युग को पीछे छोड़ दिया है। एकदम सही। इसी तकनीक की वजह से एक छात्र के लिए आज सुबह अर्थशास्त्र और शाम को कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर देना मुमकिन हो पाया है। बिल्कुल। तकनीक ने इस लचीलेपन को जमीन पर उतारने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो अगर ये छात्र इतने स्मार्ट और अलग सोच वाले हैं, जो पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि असल में है कौन। हाँ, डेमोग्राफिक्स। बिल्कुल। हाँ। अगर हम इस 4 लाख की भीड़ को थोड़ा जूम इन करके देखें कि ये लड़के हैं, लड़कियां हैं या किस बैकग्राउंड से आते हैं, तो तस्वीर कैसी दिखती है? बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखती है। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो उच्च शिक्षा, खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन में हमेशा पुरुषों का ही दबदबा रहा है। क्या हम यहाँ भी वही पुरानी कहानी देख रहे हैं? यहीं पर ये डेटा उस ऐतिहासिक धारणा को पूरी तरह पलट देता है। अच्छा। हाँ। कुल 3,45,000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे और इसमें उपस्थित महिलाओं की संख्या 1,98,000 के पार थी, जबकि पुरुषों की संख्या 1,47,000 के आसपास ही रह गई। वाह। मतलब महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 34% अधिक है। जी हाँ, 34%। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। 34% कोई मामूली मार्जिन या छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये तो एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट वर्चस्व है। एकदम सही कहा आपने। और अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय में एडमिशन का डेटा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हमारे समाज में आ रहे एक बहुत गहरे संरचनात्मक बदलाव का साक्ष्य है। दशकों तक हम नीतियों में ड्रॉप आउट रेट्स पर चर्चा करते थे कि ग्रेजुएशन के बाद लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। हाँ, या उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है। बिल्कुल। लेकिन अब वे न सिर्फ उच्च शिक्षा में बनी हुई हैं, बल्कि वे पूरे सिस्टम को डोमिनेट कर रही हैं। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर परिवारों की सोच बदल रही है। मतलब वे उन्हें आगे पढ़ने भेज रहे हैं। हाँ, और महिलाएं अब व्यवस्था का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही हैं। वे सिर्फ आकांक्षी नहीं है, वो एक्शन ले रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही सुनने वालों के लिए ये भी ध्यान देने वाली बात है कि थर्ड जेंडर के भी 9 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। समावेशिता अब केवल कागजों पर या भाषणों में नहीं दिख रही, वो परीक्षा केंद्रों पर दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है। और अगर इसी तर्ज पर सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो वहां भी विविधता के आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी से 1.13 लाख और ओबीसी एनसीएल से 1.18 लाख छात्र आए। यहाँ ओबीसी एनसीएल के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए ना। नॉन क्रीमी लेयर का व्यवहारिक मतलब है कि ये वे छात्र हैं जो न केवल सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी एक निश्चित आय सीमा के भीतर हैं। ओके। उनका 1.18 लाख की इतनी बड़ी संख्या में आना ये दिखाता है कि ये परीक्षा समाज के उस तबके तक पहुंच चुकी है जो पहले उच्च शिक्षा की दौड़ से बाहर हो जाता था। मतलब वो लोग जो शायद पहले सोच भी नहीं पाते थे। एकदम सही। इसके अलावा डेटा बताता है कि अनुसूचित जाति यानी एससी से लगभग 38,000, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से 29,000 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से लगभग 26,000 छात्रों ने परीक्षा दी। ये डेटा ये साबित करता है कि अब टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों या किसी खास सुविधा संपन्न वर्ग की बपौती नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। देश के हर कोने से युवा मुख्य धारा की शिक्षा में अपनी जगह बना रहे हैं। तो अब जब हमें ये पूरी तरह साफ हो गया है कि ये महत्वाकांक्षी युवा हैं कौन, तो अगला सवाल जो स्वाभाविक रूप से उभरता है वो ये है कि ये जाना कहाँ चाहते हैं। हाँ, उनकी मंजिल क्या है और वे पढ़ना क्या चाहते हैं। मतलब 198 विश्वविद्यालय कोई छोटी संख्या नहीं है। बहुत बड़ा नेटवर्क है। हाँ, अगर हम इस पूरे एकेडमिक इकोसिस्टम को खंगालें तो डेटा बताता है कि इन 198 विश्वविद्यालयों में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 89 विश्वविद्यालय प्राइवेट और डीम्ड हैं। जी। इसके बाद 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 40 राज्य सरकार के हैं और 24 अन्य सरकारी संस्थान हैं। अब यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्या बात? देखिए, जब हमने पहली बार CUET के बारे में सुना था तो यह मुख्य रूप से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या केंद्रीय विश्वविद्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए डिजाइन किया गया था, है ना? हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। तो फिर अचानक से ये प्राइवेट और डीम्ड विश्वविद्यालयों की इतनी बड़ी भीड़ यहाँ क्या कर रही है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब कोई भी बड़ा प्राइवेट विश्वविद्यालय अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा क्यों छोड़ेगा?
उससे तो उन्हें अच्छी खासी फीस भी मिलती है और उनका अपना एक अलग रुतबा भी होता है। ये एक बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल है और इसका सीधा जवाब अर्थशास्त्र और पहुंच यानी इकोनॉमिक्स और रीच में छिपा है। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, कोई भी प्राइवेट विश्वविद्यालय अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा के लिए पूरे भारत में मार्केटिंग नहीं कर सकता। हाँ, बजट का इशू होगा। बिल्कुल। परीक्षा केंद्र बुक करने से लेकर निगरानी करने तक उसमें करोड़ों का खर्च आता है और इतना सब करने के बाद भी उन्हें सिर्फ कुछ खास राज्यों या शहरों के छात्र ही मिलते हैं। अच्छा, तो ये उनके लिए एक तरह का आर्थिक बोझ था। एकदम सही। लेकिन CUET से जुड़कर क्या हुआ? बिना कोई बड़ा प्रशासनिक खर्च किए उन्हें रातों रात पूरे देश के 4 लाख छात्रों के टैलेंट पूल तक सीधी पहुंच मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है ना? और दूसरी तरफ अगर हम छात्रों के नजरिए से देखें तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है। हाँ, उन्हें अब 10 अलग-अलग विश्वविद्यालयों के लिए 10 अलग-अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ते। बिल्कुल। इस वजह से CUET अब केवल एक सरकारी परीक्षा नहीं रही है। बाहरी निजी भागीदारी ने इसे एक सच्चा राष्ट्रीय मानक या कह लीजिए ट्रू नेशनल स्टैंडर्ड बना दिया है। ये तो सच में दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा है। विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। अब जरा विश्वविद्यालयों से हटकर छात्रों की पसंद पर आते हैं। हाँ, शीर्ष 10 सबसे लोकप्रिय विषयों की जो लिस्ट सामने आई है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। हाँ, उसके आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। सबसे ऊपर है एक जनरल पेपर, जिसे COQP 11 कहते हैं, जिसमें 40,000 से अधिक छात्र बैठे। जी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस और IT है, जिसमें 31,000 से ज्यादा छात्र हैं। और ठीक तीसरे नंबर पर राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें 26,000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। इसके अलावा B.Ed, लाइफ साइंस, इंग्लिश, अर्थशास्त्र, जूलॉजी, इतिहास और कॉमर्स भी इस टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। इस पूरी सूची में जो सबसे बड़ा विरोधाभास या कह लीजिए जो नया ट्रेंड उभर कर आता है, वो है तकनीकी विषयों और मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज का एक साथ शीर्ष पर होना। हाँ, ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन नहीं लगता? अजीब है, लेकिन यही तो बदलाव है। एक तरफ कंप्यूटर साइंस और IT है, यानी हमारा युवा जानता है कि भविष्य डिजिटल इकोनॉमी, AI और कोडिंग का है और वो इसका हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन ठीक उसके बाद राजनीति विज्ञान का इतनी बड़ी संख्या में होना ये क्या दिखाता है? बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया कि छात्र एक तरफ पाइथन में कोडिंग सीखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे प्लेटो या भारतीय संविधान की बारीकियों को भी पढ़ना चाहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक तरह से टेक सैवी पॉलिसी मेकर यानी तकनीक प्रेमी नीति निर्माता के जन्म जैसा लगता है। मतलब इस सिस्टम को तकनीक से चलाना भी चाहते हैं और उसकी राजनीति और समाजशास्त्र को समझना भी चाहते हैं। हाँ, और ये उसी बहुविषयक सोच का सबसे पुख्ता और जमीनी सबूत है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। बिल्कुल। आज का युवा सिर्फ एक मशीन ऑपरेटर नहीं बनना चाहता, वो समाज की जटिलताओं को भी समझना चाहता है। साथ ही B.Ed का इस टॉप 10 लिस्ट में होना ये दिखाता है कि आज की पीढ़ी का शिक्षण यानी टीचिंग में भी पूरा रुझान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही आश्वस्त करने वाला आंकड़ा है कि टैलेंटेड लोग अभी भी शिक्षक बनना चाहते हैं। ये सच में एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली तस्वीर है। बिल्कुल है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पहलू है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। क्या? 198 विश्वविद्यालय, 157 विषय, 50 अलग-अलग शिफ्ट्स और 4 लाख से ज्यादा छात्र जो पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। जी। इस पूरे विशाल आयोजन को बिना किसी पेपर लीक या बड़ी गड़बड़ी के कैसे अंजाम दिया गया? मतलब आज के समय में जब हम अक्सर परीक्षाओं में गड़बड़ियों की खबरें सुनते रहते हैं, तो ये सब सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है। मैं कहूँगा कि ये चमत्कार नहीं है। ये पूरी तरह से एक शून्य समझौता सुरक्षा यानी जीरो कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स का नतीजा है। जीरो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, यहाँ NTA ने सिर्फ पुलिस या गार्ड्स की पुरानी व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। अच्छा। इस परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सभी केंद्रों पर AI आधारित वीडियो एनालिटिक्स और वर्चुअल ऑब्जर्वर का इस्तेमाल किया। मुझे ये समझना है कि ये AI आधारित वीडियो एनालिटिक्स असल में काम कैसे करता है। देखिए, ये बहुत ही क्योंकि सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम जैसा लगता है। मतलब क्या कैमरे खुद तय कर रहे हैं कि कौन चीटिंग कर रहा है? कुछ हद तक हाँ। सच में? देखिए, पुरानी व्यवस्था में क्या होता था, एक कमरे में कैमरे लगे हैं
और कोई इंसान कंट्रोल रूम में बैठकर दर्जनों स्क्रीन्स को घूर रहा है। हाँ, गार्ड्स बैठे होते हैं। अब एक इंसान की आंखें हर समय हर स्क्रीन पर हर गतिविधि नहीं पकड़ सकती। इंसान थक जाता है, ये तो है। लेकिन एआई थकता नहीं है। एआई आधारित एनालिटिक्स सिस्टम एक साथ हजारों कैमरों की फीड को लगातार स्कैन करता है। बाप रे। ये छात्रों की आंखों के मूवमेंट, उनके हाव-भाव या अगर कोई अपनी जगह से बार-बार असामान्य तरीके से हिल रहा है तो उस अनियमित पैटर्न को तुरंत फ्लैग कर देता है। ओ, मतलब एआई खुद फैसला नहीं सुनाता, लेकिन वो उस इंसानी ऑब्जर्वर को अलर्ट कर देता है। बिल्कुल सही। एआई इंसान को बता देता है कि इस खास स्क्रीन और इस खास कैमरे को ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। इसके अलावा तकनीकी रोकथाम के लिए हर एक केंद्र पर मोबाइल जामर भी लगाए गए थे, ताकि कोई भी बाहरी संचार या ब्लूटूथ डिवाइस काम ना कर सके। और लाइव सीसीटीवी सर्वेलेंस तो था ही। और ये सब मॉनिटर कहाँ से हो रहा था? इसका कोई सेंट्रल कंट्रोल रूम भी होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए नई दिल्ली में एनटीए मुख्यालय में एक विशाल कमांड सेंटर बनाया गया था। अच्छा, दिल्ली से सब कुछ देखा जा रहा है। हाँ, वहां से हर केंद्र की लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ मशीनों पर सब कुछ नहीं छोड़ा। मतलब इंसानों की भी जरूरत पड़ी। बिल्कुल, मानवीय कौशल और तकनीक का एक बहुत ही शानदार संतुलन बनाया गया। जमीन पर इस व्यवस्था को संभालने के लिए 267 सिटी कोऑर्डिनेटर्स और 731 ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। और सिर्फ भारत में ही नहीं, मैं रिपोर्ट में पढ़ा कि दूतावासों के सहयोग से भारत के बाहर भी इस परीक्षा का सफल आयोजन किया गया, जो इसकी वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। एकदम सही। मतलब साफ है, जब आप अत्याधुनिक तकनीक और सही मानवीय प्रबंधन को मिला देते हैं तो आप इतने बड़े पैमाने पर एक सुरक्षित और पारदर्शी सिस्टम बना सकते हैं। बिल्कुल, और वैश्विक स्तर पर इसका सुचारू आयोजन भारतीय शिक्षा प्रणाली की बढ़ती साख और विश्वसनीयता को भी स्थापित करता है। हाँ, दुनिया में हमारा नाम होता है। ये दुनिया को दिखाता है कि हम इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षित मूल्यांकन करने में पूरी तरह सक्षम हैं। चलिए, परीक्षा तो हो गए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ हो गए, और आज 24 अप्रैल 2026 को परिणाम भी आ गए हैं। जी, स्कोर कार्ड आ गए हैं। तो इन सब आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है? अब जो छात्र आज अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, उनके लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। फैल जाता है। यहाँ एनटीए और विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र या कह लीजिए जुरिस्डिक्शन को लेकर क्या नियम है? ये समझना उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो सुन रहे हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। हाँ, लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। हमें एनटीए और विश्वविद्यालयों की भूमिकाओं के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचनी होगी। अगर हम एक साधारण एनालॉजी या उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए एनटीए किसी बड़े रेस्टोरेंट का किचन स्टाफ है। किचन स्टाफ? ओह, ये थोड़ा दिलचस्प लग रहा है, इसे और समझाइए। देखिए, एनटीए का काम सिर्फ इतना है कि वो सही सामग्री इकट्ठा करे, उसे ठीक से तैयार करे और फिर शेफ को सौंप दे। ओके। आधिकारिक भाषा में कहें तो एनटीए एक फैसिलिटेटर या सुविधा प्रदाता है। उनका काम था उम्मीदवारों का पंजीकरण करना, परीक्षा का सुरक्षित आयोजन करना, आंसर की जारी करना, आपत्तियों का निपटारा करना और अंत में आज की तरह परिणाम या स्कोर कार्ड आपके हाथ में दे देना। बस। एनटीए का अधिकार क्षेत्र यहीं पर समाप्त हो जाता है। वे किसी को कॉलेज में एडमिशन नहीं देते। तो फिर विश्वविद्यालयों की भूमिका उस मुख्य शेफ की है जो डिश तैयार करेगा। एकदम सटीक। विश्वविद्यालय यहाँ इवैल्यूएटर यानी मूल्यांकन करता है। अच्छा। एनटीए द्वारा दिए गए स्कोर कार्ड के आधार पर अलग-अलग विषय और कैटेगरी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाना, यानी किन्हें प्रवेश देना है और किन्हें नहीं, ये काम पूरी तरह से विश्वविद्यालयों का है। इसके बाद व्यक्तिगत काउंसलिंग का आयोजन करना और अंतिम रूप से प्रवेश की मुहर लगाना, ये हर विश्वविद्यालय की अपनी स्वतंत्र जिम्मेदारी है। यानी अगर मैं एक छात्र के नजरिए से देखूं और मेरे हाथ में आज मेरा स्कोर कार्ड है, तो मुझे अब एनटीए की वेबसाइट पर बार-बार जाने की कोई जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। अब छात्रों का असली काम शुरू होता है। उन्हें क्या करना होगा? उन्हें अब शोध या रिसर्च करनी होगी। उन्हें ये पहचानना होगा कि वे किन विश्वविद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं। ओके। उन्हें उन लक्षित विश्वविद्यालयों के पिछले कट ऑफ देखने होंगे और ये समझना होगा कि उनका स्कोर वहां फिट बैठता है या नहीं। हाँ, वो मैच करना पड़ेगा। और फिर सबसे अहम कदम है कि व्यक्तिगत काउंसलिंग और प्रवेश के लिए छात्रों को अब सीधे उन विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर आवेदन करना होगा। आपकी विश्वविद्यालय की यात्रा अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। ये बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक और काम की सलाह है। तो चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोते हैं। बिल्कुल।
आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे CUET PG 2020 ने पारंपरिक शिक्षा के सारे सांचे और पुरानी धारणाएं तोड़ दी हैं। एक ही परीक्षा में 4 लाख से अधिक छात्रों का आना और औसतन 1.7 विषयों की परीक्षा देना ये साबित करता है कि बहुविषयक शिक्षा का नया दौर अब केवल किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर आ चुका है। एकदम सच है। हमने महिलाओं के उस शानदार 34% के वर्चस्व को देखा जो हमारे समाज की एक बहुत ही प्रगतिशील तस्वीर पेश करता है। जी। हमने ये भी समझा कि क्यों प्राइवेट विश्वविद्यालय भी अब इस एक राष्ट्रीय मानक पर भरोसा कर रहे हैं और कैसे AI एनालिटिक्स जैसे हाईटेक तरीकों ने इतनी विशाल परीक्षा को सुरक्षित बनाया। और ये सब ये भी साबित करता है कि ये पूरा डेटा केवल उन छात्रों तक सीमित नहीं है जो कल क्लासरूम में बैठेंगे। हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये डेटा हमारे देश की नीतियां बनाने वालों, अर्थशास्त्रियों और उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा थर्मोमीटर है। ये साफ बताता है कि कल का भारत किन कौशलों और किस सोच के साथ आगे बढ़ने वाला है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा वाकई कई मायनों में हमारी आंखें खोलने वाली रही है। लेकिन आज की चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगा। जरूर। इस पूरी चर्चा के बीच से ही निकला हुआ एक सवाल है जो हमें एक कदम आगे सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे विश्वविद्यालय के दरवाजे तक पहुंचने की ये पूरी प्रवेश प्रक्रिया कितनी हाईटेक AI संचालित और मानकीकृत हो गई है। सब कुछ कितना एडवांस्ड हो गया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अगले कुछ ही सालों में विश्वविद्यालयों के उन क्लासरूम के भीतर भी ऐसी ही कोई क्रांति देखेंगे? दिलचस्प पॉइंट है। क्या केवल एडमिशन प्रक्रिया ही बदली है या आगे चलकर पढ़ाई का वास्तविक अनुभव, लेक्चर सुनने से लेकर असाइनमेंट करने तक, वो भी पूरी तरह से AI और बहुविषयक सोच के हाथों में बदल जाएगा? सोचने वाली बात है। क्या शिक्षक और छात्र का वो पुराना रिश्ता भी अब तकनीक के इस नए दौर में पूरी तरह से नया आकार लेगा? ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। मतलब क्या तकनीक केवल यूनिवर्सिटी के गेट और एडमिशन फॉर्म तक सीमित रहेगी या वो अंदर जाके पूरे सिस्टम को, पढ़ाई के तरीके को ही बदल देगी?